नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट भाई सिंह सर। आज हम करेंगे 4 अक्टूबर की शिफ्ट 3 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी सोल्यूशन तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी सोल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको जो भी टफ सवाल लगते हैं उनका रिविजन आप पीडीएफ से कर सकते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है AB एक वृत्त की जीवा है जिसकी त्रिज्या 1.7 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त के केंद्र से इस जीवा AB की दूरी 0.8 सेंटीमीटर है तो जीवा AB की लंबाई क्या होगी। देखो ये हो गई एक जीवा बना दी हमने A और ये B हो गया, ठीक है। इसकी रेडियस 1.7 थी तो ये 1.7 हो गई। जीवा AB से दूरी कितनी है, 0.8 हो गया। तो 8 15 17 आपने पढ़ा होगा, यानी कि ये 0.7 पॉइंट तो सभी में लगा है तो 5 होगा। यानी कि दोनों का 2 गुना कर देंगे भाई, AB बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.5 का 2 गुना। आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज PQR में P 90 दिया था, R इतना दिया था, PS परपेंडिकुलर QR और QPS निकालना था। तो यहाँ पर सिंपल सा इस तरीके से बना देंगे। ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया आपका P, ये Q हो गया, ये R हो गया और PS इस तरीके से पड़ गया, ये 90 हो गया। अब यहाँ पर ये तो आसान हो गया, काफी आसान हो गया, ठीक है। 47 डिग्री आपको देखते ही समझ में आना चाहिए था। कैसे आएगा, देखो भाई ये एक जो ट्रायंगल है बड़ा वाला और इस छोटे वाले में देखेंगे ये दोनों 90 हैं। अब ये छोटे वाले में छोटा वाला कौन सा, PSQ में, और बड़े वाले RPQ में Q एंगल कॉमन हो गया, यानी कि 2 एंगल बराबर होगा तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी। अगला सवाल, एक वस्तु पर 26,000 के अंकित मूल्य पर 18% की छूट है। अतिरिक्त सीजन छूट देने के बाद वस्तु 16,000 में बेची जाती है। सीजन छूट का मान 2 दशमलव स्थानों तक ज्ञात कीजिए। तो हमें पंचायत क्या है, हमें ये 0 से 0 काट देने। 26 पर 18% की छूट देंगे तो ये 82% चीज बनी रही होगी और इधर हो गया 16, यानी कि छूट देने के बाद बचा। तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो गया। 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 13 एकम 13 हो गया। हासिल लगा 1 हो गया, 13 चौकू 52, 1 53 हो गया, इधर 400 हो गया। कितने की छूट दी गई, 133 रुपया की। किस पर, 533 पर, और इसमें गुणे में 100 करना पड़ता, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखो सबसे बड़ा सब क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो 5 तियां 15, 13 से बड़ा हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 तियां 6 हो गया, 2 तियां 6, 2 पंजे 10 हो गया, 10 से 6 गया तो 4 हो गया, 12 से 6 गया 6, 264 उतारा लिया 0। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 4 लिखा है तो 4 पंजे 20, 26 से कम है, फटाफट गुणा कर दो। 4 तियां 12, 4 तियां 12 हो गया, 4 पंजे 20 से 21 हो जाएगा, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 3 से 3 गया तो 0 हो गया, और बचा 6 से 1 गया तो 5 हो गया। अब 508 आ गया। अब यहाँ पर देखो सबसे बड़ा क्या लिखा, 9 लिखा। 9 पन्ने 45, 50 से छोटा है, फटाफट गुणा करके देख लो। 9 तियां 27, हासिल लगा 2, 9 तियां 27 और 2 29 हो गया, हासिल लगा 2 हो जाएगा। 9 पन्ना 45 और 2 47 आ गया। देखो 50 से छोटा आ रहा, आंसर लगा दो। अब ये मत सोचना कि पॉइंट लगाएंगे 0 नीचे बढ़ाएंगे, ये सब नहीं करना भाई। छोटे बच्चे हैं हम लोग, मानते हैं इस तरीके को करते हैं तब, लेकिन इतना भी नहीं कि हम हर चीज एक 0 उतारें सब कुछ करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सवाल देखो जब कहीं फंसते हो ना तो इससे होता है। अब मान लो यहाँ पर दे दिए थे 2 अंक आपको, बहुत जगह तो एक ही एक, मान लो 3 2 4 6 लिखा हो ऑप्शन में, उसके बाद कुछ भी लिखा हो तो आसानी से एक ही बार में आंसर आ जाएगा। तो ये चीजें लगा लिया करो भैया, इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। अगला सवाल, स्कूल P और Q में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या और उन्हीं स्कूलों में एक साथ मिलाकर पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखो P ये रहा, Q ये रहा। कह रहा था एक साथ पढ़ने वाले लड़कों की कुल संख्या, तो लड़के यहाँ पर किस कलर से हैं, ये दिए गए थे। अब इसमें आपको दिख तो रहा नहीं होगा क्योंकि मुझे ही कायदे से नहीं दिख रहा, तो आपको कैसे दिख रहा होगा। ये दोनों के हमने लड़के ले लिए। अब आगे कह रहा था उन्हीं स्कूलों में एक साथ पढ़ने वाली लड़कियों की कुल संख्या, तो लड़कियों की कुल संख्या 350 हो गई और इधर 260 हो गई, के बीच अंतर बताना था। तो देखो ये 5 हो गया, ये 0 हो गया। अब अंतर लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए था, तो वो तो 2 ऑप्शन में मिल गई, तो हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। तो 5 हो गया, 8 6 14 हो गया, 3 2 5 हो गया, इधर 0 हो गया, 6 5 11, हाथ से लगा 1 हो गया, 4 2 6 हो गया। अब 10 से 5 गया तो 5 हो गया, इधर 10 से 4 गया तो क्या हुआ, कहीं गलत कर दिया क्या, अच्छा हाँ ठीक है, ये 6 होगा। अब यहाँ पर देखो 5 आ गया और फिर 4 से 1 गया तो 3 हो गया, और 6 से 6 आंसर आसानी से आ गया, ठीक है, माफ कीजिएगा। अगला सवाल, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में होने वाली वृद्धि बतानी। देखो एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज मान लो ना,
भाई 10% के हिसाब से लिखते तो 10 से चीज 11 होती, 3 साल की बात करता तो कितना हो जाता है, 1000 से 1331 हो जाता। तो कितनी की वृद्धि होगी, 331 की हो गई। कहने का मतलब ये है, अगर आप शंकु का आयतन लिखेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वो त्रिज्या और ऊंचाई में दोनों में वृद्धि कर रहा, तो यानी कि रेडियस में 2 बार होगी और हाइट में 1 बार वृद्धि होगी, यानी कि कुल मिलाकर हमें 3 बार 10% से बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए होगे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप इस तरीके से कर सकते, तो ये सक्सेस वाला एक तरीके से लग गया आपका। अगला सवाल, कॉस ए बराबर इतना दिया था, कॉट ए बराबर पूछा गया था। अब यहाँ पर देखो कॉस ए लिखा था यानी कि बेस अपॉन में लिखा था हाइपोटेनस। अगर इसका लिखोगे तो ये क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है, यानी कि बेस का मान यहाँ पर 1 दिया गया था, यानी कि ऊपर तो 1 आना है, ये तो कंफर्म हो गया। ये गया, ये गया, ये गया, ये आंसर। भाई इसमें देखो यहाँ पर अगर लिखा था 1/11 तो बेस तो ऊपर आना ही आना है, उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये सारे ऑप्शन रखे क्यों गए थे, पता नहीं किस लिए रखे गए थे। इसके अलावा सबसे बढ़िया हमारे पास तरीका होता है कि 1 लिखो फिर 11 लिखो, इसको लिखेंगे 11 स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि 11 1 12 हो गया, या तो 120 लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 120 आ गया तो 4 3 12 हो गया, यानी कि 4 रूट में 4 2 बाहर आ जाएगा बटे 30। अब इसको लिख लो आप, जो भी निकालना हो। एक तरीका ये हो गया सिंपल सा। तो आपको देखो अपने अपने तरीके होते हैं सबके, और जिसमें टाइम बचे वो फॉलो करना चाहिए। आपका अगर अच्छा तरीका तो आप अपना ही रखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना है। जिमी को 88 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में पूरी करनी है। यदि वह आधी यात्रा इतने समय में तय करती है तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल क्या होनी चाहिए। अब देखो टाइम में रेशियो अगर हम देखते तो ये 3/4 कह रहा था, 3/4 यहाँ पर है तो इधर 1/4 बचा, यानी कि कुल मिलाकर 3:1 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, टोटल टाइम अगर देखते तो 4, हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 16 दिया था, 1 बराबर में क्या हो गया 4 हो गया। अब एक चीज बताओ, दोनों जगह डिस्टेंस तो बराबर थी ना, यानी कि यहाँ पर भी वो जा रहा होगा 44, यहाँ पर भी 44, क्योंकि उसने बोल रखा है आधी, तभी रेशियो पर काम कर लिया, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई। अगर ऐसा नहीं होता तो रेशियो पर काम नहीं हो पाता। अब 4 उसके पास टाइम निकल के आ गया, डिस्टेंस उसे 44 पता, आंसर आ गया 11। अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। तो भैया हम यहाँ से ऑप्शन से कर लेते हैं ना, 180 हो गया, इधर 3 माइनस किया तो 177 हो गया, इधर 3 माइनस किया तो 357 हो गया, इधर 3 माइनस किया तो 190 हो गया। अब 9 की डिविजिबिलिटी यहाँ तो है नहीं, 7 5 12 3 15 यहाँ पर भी नहीं है, 7 7 14 1 15 यहाँ पर भी नहीं है, 8 1 9 आंसर लगा दो, क्योंकि 9 से डिवाइड होना चाहिए पूरा। अगला सवाल, अब ये देखो सिंपल फार्मूला बेस्ड सवाल था। देखो यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं, प्लस माइनस लगा हुआ एम साइन थीटा एन कॉस थीटा, अधिकतम मान देखो दोनों में रूट में सेम रहेगा, केवल ये ध्यान रखना प्लस माइनस का। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला सुने होगे ना, तो इसमें ए और बी में जो बड़ा होगा वो अधिकतम मान, जो छोटा होगा वो न्यूनतम। ये देखो साइन अपोजिट कॉस का, कोसेक का, टेन कॉट का हो गया, कॉस सेक का हो गया। जब भी अपोजिट वाला तो न्यूनतम मान ये होगा, कंडीशन हमारी ये होगी, ए हमारा बड़ा होगा या बराबर होगा बी का, यही कंडीशन इसमें है। इस पर ज्यादा सवाल पूछे गए, इस पर बहुत कम सवाल पूछे गए, तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख लो कंडीशन, बस ए कहाँ पर आ रहा, बी कहाँ पर आ रहा, कौन सा बड़ा हो रहा है कौन सा छोटा हो रहा है, ये दिमाग में रखते हुए आपको करना है। तो यहाँ पर सिंपल सा 2 रूट ए भी लेते, यानी कि 16 गुणे में 25 करते, यानी कि 5 गुणे में 4 गुणे में 2, तो आंसर आ जाता है 40। अगला सवाल, 36 समान रूप से दक्ष कर्मचारी 48 दिनों में 25 एक जैसी दीवार पेंट कर सकते हैं, ऐसे 45 कर्मचारी कितने दिनों में ऐसी 60 दीवारें पेंट कर सकते हैं। तो 36 समान रूप से 48 दिनों में 25 दीवारें बन रही हैं। इधर कह रहा था 45 कर्मचारी और 60 दीवारें बनाएंगे x दिन में। फार्मूला क्या होता है, m1 d1 मतलब डे हो गया, t1 मतलब टाइम हो गया, w1 मतलब वर्क हो गया। इसी तरीके से इसको सामने कर देते हैं। अब इस फार्मूले में जो भी हमें पता होता है वो पुट कर देते हैं, जो नहीं पता होगा उसको हटा देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 15 3 45 हो गया, 15 चौको 60 हो गया। इधर करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया और 16 3 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 4 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो 4 का ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा हमें। उससे कुछ फायदा होगा, कोई खास फायदा नहीं होगा। 9 की डिविजिबिलिटी पहले देख लेते हैं, 6 3 9 2 11 ये तो नहीं है, ठीक है। 6 1 7 ये भी नहीं है, 6 2 8 ये भी नहीं है, आंसर तो ऐसे ही आ गया। बाकी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखो 4 ये था, 4 ये, 4 4 16, 16 16 256 और फिर गुणे में हो जाएगा 36, यानी कि 9 गुणे में 4 करना पड़ेगा। तो 4 छंग 24 हो गया, हासिल लगा
2 हो गया, 25 चौकू 100 यानी कि 102 हो गया, गुणे में 9 करेंगे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21 हो गया, 9 एकम 9 हो गया, बटे में 100 था, हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 है, वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर और 15% परिवहन पर खर्च करता है और शेष राशि बचाता है, उसकी वार्षिक बचत कितनी है। यहाँ पर सिंपल सी बात, कोई ये तो कह नहीं रहा कि शेष राशि का इतना परसेंट, उस पर शेष का इतना, टोटल सबको जोड़ दो फिर फटाफट, 40 25 और 15 40 40 80 हो गया, 80% खर्च कर दिया, बचा कितना, 20% बचा है। तो 50 का 20%, 5 दूनी 10 हो गया। हमसे वार्षिक बचत पूछी तो 12 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया था, मासिक दिया था, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 50 के इंटू में 40 और 25 40 80 हो गया, तो 20% हमारे पास बचा होगा। ये आ गया क्या, मासिक आ गया। अब 12 का गुणा कर दिया तो ये 0 से चले गए, और फिर 5 दूनी 10 हो गया, 10 में गुणा 12 का करोगे तो 1 2 मिलना चाहिए ऑप्शन में, तो एक ही ऑप्शन तो था ऐसा। अगला सवाल, 45 और 55 के एचसीएफ को इतने इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो एम का मान क्या होगा। तो इसमें आपको एचसीएफ दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, अगर 5 कॉमन ले लेते हो तो 5 ने 45 और ये 11 हो गया। अब तो कुछ कॉमन है नहीं, 5 आ गया एचसीएफ, तो इधर कर देंगे 55 गुणे में 5 प्लस में 45 इंटू में एम हो गया, यानी कि 5 से 5 ये कट गया, 5 ने 45 हो गया, 55 इधर आएगा तो 54 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का आ जाएगा, बटे में 9 बराबर में एम हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज एलएमएन में ओपी भुजा एमएन के समानांतर खींचा गया एक रेखाखंड है। ओपी भुजाओं एलएम एलएन को क्रमशः ओ और पी पर प्रतिच्छेद करता है। यदि एलएम बराबर इतना है, ओएम बराबर इतना, पीएन बराबर इतना, तो एलएन की लंबाई क्या होगी। तो बना लेते हैं भैया, ये एल हो गया, एम हो गया और ये एन हो गया। अब ओपी खींची गई थी किसके पैरेलल, एमएन के। कह रहा था फिर ये ओपी भुजाओं एलएम और एलएन को क्रमशः ओ और पी पर प्रतिच्छेद करता है। एलएम दिया गया था 15, तो भाई साहब ये पूरा 15 है। ओएम दे दिया था आपको 4, पीएन दे दिया था 5, तो एलएन का हमसे मान पूछा था पूरा। तो देखो जिस रेशियो, भाई सिमिलरिटी इसमें लग जाएगी ना, क्योंकि ये सिमिलर बोल दिया तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया, और तीसरा तो ऑलरेडी इसमें है। अब यहाँ पर देखो हमारा जो भी रेशियो होता है भुजाओं में, जैसे अगर हम पूरी भुजा का इसके साथ लें तो इसमें भी पूरी भुजा का इसके साथ रेशियो लेना पड़ेगा, सेम मतलब साइड का हमें लेना पड़ेगा। 15 बटे में 4 और x बटे में 5 हो गया, तो 15 पना 75 बटे में 4, इधर करेंगे 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, आंसर। अगला सवाल, 12 18 27 का लघुत्तम समावर्त। भैया लोएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चेक करना है, सबसे छोटा क्या है 27, 27 तो हो नहीं सकता, उससे बड़ा 54 हो गया, 12 से नहीं कटेगा, उससे बड़ा 108 हो गया, आंसर लगा दो। 27 से भी कटता है, 18 से 18 छक्का 108, 12 ने में 108 हो गया, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 2 10, 27 4 भी कट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, दालों का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है। एक खराब तौल मशीन का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ अर्जित करने में सक्षम है। दोषपूर्ण वजन वास्तविक वजन की तुलना में कितने % अधिक वजन दिखाती है। अब यहाँ पर सवाल थोड़ा सा अगर जल्दबाजी में रहोगे तो गलत होने के चांस है। कह रहा था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 12% कम है, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस हमारा 100 है तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 82 हो गया। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो भी लिखते हैं वो ग्राहक से पैसे जो लिए जा रहे हैं, और जो भी नीचे होता है वो क्या होता है, जो हमारा यानी कि दुकानदार का होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस दुकानदार का रहा होगा, और 100 ये 88 होगा यहाँ पर, 88 कर, ठीक है, 100 रुपए जिससे हमने ग्राहक से लिए। अब उसने क्या किया, x ग्राम एक्चुअल था लेकिन पैसे उसने 1000 ग्राम के ले लिए, और इसी में पूरा प्रॉफिट 25%, ये पूरी कैलकुलेशन करने पर 25% प्रॉफिट, 25 चौकू 100 यानी कि 4 की चीज 5 में बेच दी। अब इसको हमें सॉल्व करना था, तो देखो यहाँ पर 1000 बटे में x, या तो ऐसा करो, हाँ ठीक है ऐसे ही रहने दो, 1000 बटे में x हो गया, बराबर में कर देंगे ये 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इधर कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2 एकम 2, और इधर हो जाएगा ये, यानी कि 11 बटे में 10 हो गया। अब यहाँ पर देखो इधर अगर 1000 अगर बढ़ाना चाहो तो 0 बढ़ा सकते हो, वैसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कितना वजन एक्स्ट्रा यूज किया, 1 बटे में 10 गुणे में 100, यानी कि 10% उसने एक्स्ट्रा यूज किया, ठीक है। नहीं तो क्या करोगे, देखो हमने क्या माना था, x माना था अपनी तरफ से, तो x का मान निकाल लो। यहाँ से कैसे निकाल लोगे, x बराबर में जब लिखोगे तो 1 2 3 4 अपॉन में 11 हो जाएगा, ये x का मान आ गया, और ग्राहक से पैसे इतने के लिए थे, यानी कि 1000 ग्राहक से पैसे लिए, और यहाँ पर 10,000 बटे में 11 हो गया। अब इनका रेशियो बनाओगे तो 11, यानी कि ये कैंसिल आउट 3 0, फिर 11 रेशियो 10 आ गया, तो इतना करना क्यों है। अगला सवाल,
विजय 42 मीटर कपड़ा बेचकर 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, प्रतिशत लाभ बताइए। देखो 42 मीटर कपड़ा बेचकर सेलिंग प्राइस हो गया, अगर यही प्राइस कॉस्ट प्राइस का होता तो ना कोई प्रॉफिट होता ना लॉस होता, लेकिन उसने 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ लिया, यानी कि इस पर लाभ लिया, तो लाभ होगा किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस बराबर कर दो, यानी कि ये इधर आ जाएगा तो कितना 35 हो जाएगा, 35 का एसपी बराबर में 42 का सीपी हो गया। और अब इनका रेशियो लिख लेते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी अपॉन में सीपी, 7 छक्का 42, 7 पंजे 35, 1 का प्रॉफिट लिया किससे, 5 से, गुणे में 100, यानी कि 20%। अगला सवाल, अब ये देखो सभी को पता है कि इसका तरीका क्या होता है, लेकिन आपको लिखना कितना है, कोसेक थीटा बराबर 3 तिरका 9 प्लस का 1 बटे में हो जाएगा 3, ठीक है, और इनटू में 2, यानी कि 10 बटे में 6 आ जाएगा। अब हमें 10 बटे में 6 पता लग गया, अब इसको हटाएंगे नहीं क्योंकि ट्रिपलेट हमारा यही तो होता है। तो 10 बटे 6 कोसेक में आया, यानी कि ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया होगा 8, यानी कि 8 बटे में 10 आंसर आना चाहिए, क्योंकि कॉस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। अब इसको आपको देखो करना है तो लिख लो भाई, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, एक ही जगह थीटा लिख रहा हूं तो कंफ्यूजन मत करना पैदा। यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा क्या हो जाता है, 1 बटे में 3। अब एक चीज बताओ, ये सब आपको पता है कैंसिल आउट होना, ये आपको पता है कि तो कोसेक थीटा आना है, ये आपको पता है कि 3 प्लस का 1 बटे में 3 होना है, तो इतना कैलकुलेशन दिमाग में नहीं सोच पाओगे क्या? आपको टाइम बचाना होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं बचाना होगा तो कोई बात नहीं भाई। अगला सवाल, यदि किसी वृत्त का परिमाप इतना है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अब यहाँ पर परिमाप लिखा है इतना, अगर यहाँ पर एक चीज देख लेते, ये 44 का कितना गुना हो रहा था, 44 का गुना करेंगे यानी कि 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 दूनी 22 हो गया, 4 तियां 12, 0.3 गुना हो रहा था, यानी कि रेडियस 7 होती है तो परिमाप 44 हो रहा था, ठीक है। अब इसका क्या हो रहा था, 0.3 गुना हो रहा था, तो रेडियस भी 0.3 गुना हो जाएगी, 7 तियां 21। बाकी आसान था कैलकुलेशन से भी। अब इसका मध्यानुपाती निकालना भाई, 2 नंबर का अगर मध्यानुपाती निकालना तो रूट ए भी होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पर रूट करेंगे, देखो x की पावर 3, यहाँ पर गुणा होगा तो x की पावर 4, बाहर आएगा तो x की पावर 2, यहाँ पर ये 4 हो जाएगा तो बाहर आएगा क्या, y की पावर 2, आंसर आ गया। अगला सवाल, 1998-2002 के दौरान कारखाने में प्रति वर्ष उत्पादित साइकिलों की औसत संख्या कितनी थी। तो 1998 ये रहा, 2002 रहा, यानी कि इनको सबको जोड़कर हमें भाग करना पड़ेगा। तो जोड़ लेते हैं, 8 6 14, 14 और 9 23 हो गया, 23 में 11 34 हो गया, 34 में 12 46 हो गया, कितने थे 5 थे, यानी कि 5 8 40, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 92 कहीं दिख रहा है, आंसर लगा दो। जीरो को वैल्यू आपको पता है, ऑप्शन चाहेंगे तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं। अगला सवाल, अब ये एसएससी का फेवरेट सवाल है, इस पर ये बहुत पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तब भी आंसर आता है। क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, 1 प्लस का साइन है, 1 माइनस का साइन है, ठीक है, ऊपर नीचे कंजुगेट से गुणा कर देते हैं, साइन है अपॉन में 1 प्लस का साइन है, ठीक है, रूट ले लिया, तो ये तो ऊपर होल स्क्वायर बन गया, यानी कि ये तो बाहर आ गया होल स्क्वायर में। अब नीचे 1 माइनस का साइन है, 1 प्लस का साइन है, इसको क्या लिख सकते थे, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है। अब ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, रूट के बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, इसको डिवाइड करेंगे तो सेक ए आ जाएगा, साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। अगला सवाल, 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी इतनी लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार करती है, मालगाड़ी की चाल कितनी है। तो कितना आसान हो गया, दोनों को जोड़ना था, यानी कि 0 0 और 3 2 5 1 6 बटे में 80 कर देना था, 0 से 0 चला गया, 20 आ गया मीटर प्रति सेकंड, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी कि 18 बटे में 5 हो जाएगा, 5 चौकू 20, 18 चौक 72, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, प्रत्येक संस्था में किस विभाग में कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है। तो देखो प्रत्येक संस्था की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके से बात कर रहा है, यहाँ से लेके हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। पहले तो जरूरत किसकी किसकी है, लेखा की है, विधि की है, विपणन की है और उत्पादन की है, यानी कि इन्हीं चारों से कंपेयर करना है हमें। तो सबसे पहले विपणन और उत्पादन में देख लेते किसमें ज्यादा, देखो इसमें प्लस हो रहा है, 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 यानी कि ये उत्पादन वाला तो चला गया, खत्म हो गया। अब करेंगे, देखो ये यहां से करेंगे, ये माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, इससे कंपेयर किया, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म हो गया ये वाला। अब यहाँ पर देखो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, यानी कि सबसे कम विधि। तो वो कैलकुलेशन चाहता ही नहीं आपसे, वो ये चाहता है भैया ऑब्जर्वेशन आप कितनी रखते हो, काम खत्म। अगला सवाल,
जहाँ जरूरत होगी वहां तो करना ही पड़ेगा। संजय और रोहन ये कार्य को 8 और 12 में करते हैं। संजय से आरंभ करके वे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं। कार्य कितने दिनों में होगा? एलसीएम ले लोगे 8 और 12, ये संजय हो गए, रोहन हो गए, यानी कि 24 हो गया, 8 3 24, 12 दूनी 24 हो गया। संजय ने स्टार्ट किया 3 2 5, यानी कि 5 काम हो रहा कितने दिन में? 2 डेज में हो रहा। अब हमें 24 के पास में पहुंचना है, 5 का मल्टीपल, तो हमें केवल 20 दिख रहा है, यानी कि 5 चौको 20, 4 गुना, तो 8 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया? 20 काम कर लिया। काम बचा कितना है? अभी 4 काम बचा, यानी कि सर्किल पूरे घूम चुका है। फिर से संजय का नंबर आ जाएगा। संजय 3 काम कर देगा, 1 काम बचेगा। 3 काम कितने दिन में संजय करेगा? 1 दिन में, वो 1 दिन यहाँ पर जोड़ देते हैं, बस आंसर आ चुका है। अब किसका नंबर आ जाएगा भैया? ये बैठे भाई साहब, तो यहाँ पर 8 1 9 हो गया, तो 9 सही में 1/2 हमारा आंसर, क्योंकि ये काम कौन करेगा आगे? अब ये भाई साहब रोहन करेंगे। अगला सवाल, भाई छोटी से छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है जो इतने और इतने से पूर्णतः विभाज्य है? अब सबसे छोटी देखनी है हमें, तो सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी, 8 4 12, 12 7 19, 9 6 15 और 1 16 हो गया, 8 4 12 1 13 हो गया, आंसर लगा दो, बात खत्म हो गई। अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवार के बीच इतने मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या 0 थी। हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे कुल संख्या? देखो हमने मान लिया टोटल 100 वोट है, 75% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को 25%। ये कितना से हारा जीती हुई? 50 से। इसी का तो मान 2500 दिया गया था, ठीक है। अब हमसे पूछा था हारने वाले को कितने मिले, यानी कि 25 का मान, तो इसका क्या हो रहा था? 1/2, इसका भी 1/2 कर देंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर। अगला सवाल, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवारों को वैध मतों के 64% मत प्राप्त हुए और इतने मतों के साथ बहुमत से विजयी हुआ। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। भाई देखो टोटल 100 थे, 30% ने वोट नहीं दिया, 70% लोगों ने वोट दिया, 20% अमान्य पाए गए, तो ये 80% बचे। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये टोटल हमने फिर से 100 मान लिए टोटल। अब इसमें से एक को 64 मिले हैं, तो दूसरे को हारने वाले को कितने मिले होंगे? 36 मिले होंगे। अब यहाँ से हारा जीती कितने परसेंट से हुई? 14 से 6 गया तो 8 हो गया, 5 से 3 गया 2, 28 से हुई। यानी कि यही हमें करना था, जो भी हमने निकाला है इसका 28% हमें निकालना था। बराबर में क्या हुआ? 3136। यही तो कह रहा था, इतनी बहुमत से जीता है। तो अब इसकी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 8 एकम 8 हो गया, इधर करेंगे 8 3 24 हो जाएगा, बचा है कितना? 7, 8 9 72, 8 दूनी 16 हो गया। अब करेंगे 4 7 28 हो गया, 4 9 36, 4 8 32 हो गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28 हो गया। इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। अब आप ये बुझ जाओ किधर जीरो जा रहे, किधर क्या हो रहा है। हमें एक पता है कि हमें 2 मिलेगा ऑप्शन में, बात खत्म। उसके अलावा आप जीरो जितने मल्टीप्लाई करने उतने करते रहो। उसके अलावा यहाँ पर देखो ये 2 जीरो हो गए, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वहां पर पहुंचेंगे तो कितने जीरो होंगे? 4 जीरो। अब ये मत सोचना ये जीरो कहां चला गया, ये इससे भी तो कटेगा, ठीक है। और हमें टोटल वोट निकालने थे। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज के आधार की दर देखो, 2 वर्षों में इतनी हो गई, 3 वर्षों में इतनी हो गई। डिफरेंस टाइम में कितने का आ रहा? 1 का आ रहा ना, बस। कभी भी समय में डिफरेंस का 1 आ रहा हो तो 1260 माइनस का 1200 बटे में कर देंगे 1200, गुणे में 100 कर देंगे, यानी कि यहाँ पर 60 बटे में 1200 गुणे में 100 हो गया। 0 से 0, 12 पंजे 60। समझ में आ गई भाई? डिफरेंस किया, जो पहला नंबर लिखा था उसका हमने भाग कर दिया, बस। कभी भी डिफरेंस 1 साल का मिले। एक्चुअल में होता क्या, जब आप फार्मूला लिखते हो 1 प्लस का r/100, ये 3 वर्ष का हो गया। आप लिखोगे 1 प्लस का r/100, ये 2 वर्ष का हो गया। तो ये 2 वर्ष ये कैंसिल आउट कर देता है पूरा, यानी कि बचा क्या? 1 प्लस का r/100 और बराबर में हो जाएगा 1260 बटे में 1200 हो गया। जब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस करके इसमें भी आएगा, क्योंकि इधर माइनस करोगे आके, ये वाला 1 हटा दो, इधर माइनस कर दो, तो r/100 ये हो गया कितना? 60 बटे में 1200 हो गया। ये 100 आपका ऊपर चिपक जाएगा जाके। अब इसी चीज को आप ऐसे कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो। अगला सवाल, एक अर्धगोले का व्यास 4 सेंटीमीटर लंबाई और 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण के बराबर है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो व्यास कह रहा था, यानी कि अगर हम 2r लिखते,
या तो ऐसा करो, पहले 82 निकाल लेते हैं। विकर्ण के बराबर है, यानी कि आयत का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है। ये तो सभी को फार्मूला याद होगा। तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर। तो आपको इस तरीके से सोचना था, क्या इतना नहीं लिखना था, आपको डायरेक्ट आर निकालनी थी 5, क्योंकि 3 4 5 का आप ट्रिपलेट बहुत बचपन से बढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है, एसएससी की दुनिया में खास तौर से। तो ये डायरेक्ट 5 आ गया, यानी कि अगर हम स्मॉल आर निकालते तो 5/2, यानी कि त्रिज्या आ गई हमारी। अब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो पूरे का तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अगर आधा लिखेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर वक्र एरिया हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर टोटल हो जाता है। 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हो जाता है, क्योंकि नीचे एक सर्किल भी जुड़ जाता है, और अगर वक्र पृष्ठ का करते तो केवल इतना ही रखते, इसलिए आधा हो जाता है। तो ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर देखो पाई की तो वैल्यू रखनी नहीं है, तो 3 गुणे में 25/4 हो गया, इंटू में पाई हो गया, तो 25 या 75/4 आंसर। अगला सवाल, चावल और जौ में निवेश किया गया व्यय गेहूं और बाजरे में निवेश किए गए व्यय के कितने % के बराबर है। तो हमें इसमें किसी का मान नहीं निकालना, हमें केवल परसेंटेज पे ही काम करना है। तो देखो कह रहा था किया गया व्यय किस पर, चावल और जौ। चावल कहाँ पर है भैया, राइस कहाँ लिखा है, ये लिखा है। जौ कहाँ लिखा है, जौ को क्या बोलते हैं भाई, वार्ले बोलते हैं क्या। अच्छा आप लोग जितने लोग भी जानते हैं ना इसको, तो ये सारे लिख देना, कौन सी रबी फसल है और कौन सी जायद है, जायद तो शायद इसमें है नहीं कोई, और कौन सी आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है, सारे लिख दोगे ना। चलो लिखना, कुछ ना कुछ तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो चावल और इसकी वार्ले की बात कर रहा था, यानी कि राइस हमारा ये रहा और ये रहा, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो 62 हो गया। फिर गेहूं और बाजरा की, यानी कि वीट की और इसकी, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 20 और ये हो गया 10, यानी कि ये हो गया 30, ठीक है। कह रहा था कितने % के बराबर है, तो इसके x% के बराबर है ये। तो ये 0 से 0 चला गया, इधर करेंगे 3 दूनी 6 हो गया, भाग तो जाएगा नहीं, 3 6 18, यानी कि 20.6 आ रहा। क्या बात है भाई, गलत हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, दिमाग लगा रहा हूँ फर्जी का। आपको 206 दिख गया, आंसर लगा दो भाई। यहाँ पर अगर करोगे तो और करते चले जाओ, 6 ही 6 होगा। बाकी अगर एग्जैक्ट करना है तो 620/3 करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, 0 3 6 18, आप पॉइंट लगेगा, 6 6 ऐसे चलेगा। अगला सवाल, अच्छा देखो मैं ट्रिक बता ही देता हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, ठीक है। WBG और ये रैम, ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। ये वीट आ गया, वार्ले आ जाता है, और ये ग्राम हो जाएगा, ये रैम्प सीड हो जाते हैं, और ये मस्टर्ड हो जाता है, ठीक है। ये रावी की है सारी। और इसी तरीके से होता है कोबामा की तिजोरी, तिजोरी लिख देते, तिजोरी का वही चलता है, ठीक है। ये ज्वार हो गया, ये राइस हो जाएगा, ये तोर हो जाएगा, की का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपका कॉटन हो गया, और ये बाजरा हो जाएगा, ये मेज हो जाएगा। अब ये तो पता ही होगा ना, ये खरीफ की फसलें होती है, ये बहुत पहले याद किए हुए थे ट्रिक, लेकिन वो इतनी बार आई क्वेश्चन इस पर बहुत पूछेगा, अभी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं ऑब्जर्व नहीं करता चीजें, जब भी फ्री बैठा होता हूँ खूब देखता हूँ, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक समय लगता है। इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखो ए और बी मान लेते हैं, ये 12 हो गया, ये 16 हो गया। अगर इनका एलसीएम लेते हैं 48, तो 12 चौक 48, 16 तियां 48। अब एक चीज बताओ, 90 मिनट अधिक लगे, यानी कि ए और प्लस बी को 90 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ा। ये क्यों चलना पड़ा, क्योंकि सी चलता रहा। कितनी देर चलता रहा भैया, 48/7 प्लस का 90/30, इतने घंटे चला। तो इतने घंटे इनको भी एक्स्ट्रा चलना पड़ा ना, ये इतनी देर चलते ना इनको ये एक्स्ट्रा चलना पड़ता, काम अपने टाइम पे समाप्त हो जाता है। इसको बराबर कर दो बस। तो यहाँ पर 3 3 का 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 60 करना था, 3 दूनी 6 हो गया। अब ए प्लस बी का मान तो इफिशियंसी पता है, 7 गुणे में 3/2 हो गया। इधर करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, एलसीएम में 48 दूनी 96 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं, पहले तो जोड़ ही लें उसके बाद लिखें, 1 7 हो गया, 9 2 11/14 हो गया। अब यहाँ पर 7 गुणे में 3/2 बराबर में सी हो गया। तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 9 27 हो गया, 2 7 14 हो गया, यानी कि 49/39। ये किसका मान आ गया, सी का मान आ गया। अब यही काम सी को करना, पूरे टंकी खाली करना, तो 49 हो गया, ऊपर क्या पहुंच गया, 39 पहुंच गया। अब ऑप्शन का सहारा लेते हैं, देखते हैं कुछ काम बनता है। तो 9 8 में 72 हमें यूनिट डिजिट चाहिए, तो 9 ने 81 में 3 जोड़ेंगे तो 84 नहीं मिला, 9 8 72 2 यूनिट डिजिट मिला,
9 छक्का 54, 54 में 9 जोड़ा 3 मिला, ये नहीं होगा। 9 सत्ते 63 और 5 68, ये नहीं होगा। आंसर लगा दो, ठीक है। लेकिन लगा तभी पाओगे जब पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस होगे कि हाँ मेरा सवाल सही है। तो ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिस जब तक घर पर नहीं करोगे तब तक वहां नहीं होता है। अगला सवाल, एक वाहन अपनी सामान्य चाल से 1/4 चाल से चल रहा है, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में इतने मिनट अतिरिक्त समय लगता है, उसी दूरी को तय करने में हेतु उसका सामान्य समय क्या है। देखो आसान सवाल हो गया। स्पीड में रेशियो क्या है, 4 था और 1/4 से चल रहा था। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हम रेशियो पर काम कर सकते हैं, तो अपोजिट हो जाएगा टाइम का। तो इनके हमारे हिसाब से कितना अतिरिक्त लगा, 3 क्वेश्चन में 45, और जो स्पीड उसकी एक्चुअल में ये थी तो एक्चुअल का टाइम ये भी होगा, यानी कि आंसर क्या आ गया, 15 मिनट। अगला सवाल, 4 वर्षों की अवधि में प्रति वर्ष दूध का औसत उत्पादन कितना था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे किसकी बात कर रहा है भाई, सभी का बात कर रहा है, तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। चलो भाई जोड़ते, 40 50 90 हो गया, 90 और 30 120 हो गया, 120 50 170 और 20 190, 190 और 40 230 और 250 280 हो जाएगा। 280 में 50 जोड़ देंगे तो 300, 280 में 50 8 5 13 330 और 20 350 और 10 360 हो गया। अब 4 का भाग करना पड़ेगा, 4 नेम 36, ठीक है। आसान था, जोड़ने के ऊपर था। अब ये सबसे पहले करते हैं भाई, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3, गुणे का साइन करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, गुणे में x बटे में 5 हो गया। इधर करेंगे 4 एकम 4, 5 बटे में 4 हो गया, गुणे में 2 बटे में 3 हो गया, गुणे का साइन 6 ऊपर चला गया। सबसे पहले क्या करते हैं कि काट लेते हैं जो जो कटता है। 3 से 3 कट गया, इधर करेंगे तो 4 दूनी 12, 4 तियां 12 कट गया। फिर इसके अलावा 5 से 5 कट गया। फिर यहाँ से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 5 तियां 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 दूनी 4 काट लो, 5 तियां 15 हो जाएगा, बटे में 2 हो गया, यानी कि 7.5 आंसर। अगला सवाल, यदि राज्य आर की कुल जनसंख्या इतनी है तो राज्य आर में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है। राज्य आर कहाँ पहुंचे भैया, ये पहुंचे, यानी कि यहाँ पर देखो गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का परसेंटेज इतना है। तो देखो 26,000 में 24% गरीबी रेखा से नीचे है। अच्छा ऊपर का पूछा गया, तो देखो इतने अगर नीचे हो गए, टोटल 100% रहे होंगे, तो यानी कि नीचे जो रहे होंगे वो 76% रहे होंगे। तो ये तो सॉरी ऊपर रहे होंगे, ये तो नीचे वाला दिया गया था, गलती हो गई, माफ कीजिएगा भाई। अब यहाँ पर क्या करते हैं, रेशियो देख लेते हैं। ये ऊपर वाले थे, यानी कि यहाँ पर टोटल 6 हो गया, यानी कि ये जो भी मान है वो टोटल 6 का है। हमें किसकी निकालनी, महिलाओं की संख्या, यानी कि गुणे में 3 करना था। तो ये 0 से 0 चला गया, 3 दूनी 6 हो गया। इधर करेंगे 2 एकम 2, 2 तियां 6 हो गया, 3 6 18 हो गया। यूनिट डिजिट से थोड़ा बहुत काम चला, लेकिन 13 सत्ते 91 हो गया। तो ये भी देखो आसपास दिया गया था, इसमें कैलकुलेशन हमको करनी पड़ती। 13 छक्का 78 हो गया, यहाँ से लगा 7 हो गया, 13 सत्ते 91 में 7 98 आंसर आ गया। अगला सवाल, 2 मिश्रण ए और बी की संरचनाएं ये दी गई थी। कह रहा था ए और बी की समान मात्राओं का उपयोग करके मिश्रण सी बनाया जाता है, तो मिश्रण सी में कॉपर और टिन का अनुपात क्या होगा। यानी कि समान मात्रा में तो 1:2 में ये था, 1:3, तो इधर तो बन गया ये 3, इधर बनाएंगे तो ये 4 हो गया। दोनों को बराबर करने के लिए 4 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, तो अब गुणा करके लिखते हैं, 4 एकम 4 हो गया, 4 दूनी 8, इधर नीचे 3 का गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, तो 9 8 17 हो गया, 4 3 7 हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल, व्यास 2 सेंटीमीटर और लंबाई 45 सेंटीमीटर वाली किसी बेलनाकार धातु की छड़ को पिघलाया जाता है और इससे एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूप में रूपांतरित किया जाता है। तार का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो बेलनाकार धातु थी, अब इसे एक समान मोटाई लंबाई वाले तार के रूप में, तार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम लिखने होंगे, पाई से पाई तो कट गया होगा, 2 व्यास दिया गया, यानी कि यहाँ पर रेडियस 1 हो जाती, तो 1 गुणे में 1, हाइट कितनी हो गई, 45 सेंटीमीटर हो गई। अब दूसरी कंडीशन में मोटाई कह रहा था एक समान मोटाई और 5 मीटर लंबाई वाले तार के रूपांतरित किया जाता है, तार का व्यास कितना होगा, यानी कि r² इंटू में 5 हो गया, इसके बराबर 5 नेम 45 हो गया, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 3 आ गई। हमसे व्यास पूछा था, 2 का गुणा कर दो, 3 दूनी 6 आंसर हो गया। अब यहाँ पर जो mm वगैरह का चेंजमेंट हुआ है वो मुझे करना नहीं था, रीजन क्या है, यहाँ पर देखो मीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब आप गुणा भाग करते तो कहीं ना कहीं ऑप्शन में 6 तो रहता है, 0 को तो इधर उधर करते तो उससे कोई मतलब बनता, कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया। यदि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है और उनका अनुपात 13:15 है तो उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। यानी कि उस संख्या में इन दोनों में 12 12 तो आ ही रहा होगा, यानी कि 12 का मल्टीपल का मतलब 4 गुणे में 3। तो देख लेते हैं, 8 1 9, ये तो नहीं कटेगा, ये भी ये कट जाएगा,
5 4 9 2 11 नहीं कटेगा, 4 3 7 2 9, 2 ऑप्शन हमको मिल गए। अब 4 की मल्टीपल देख लेते हैं, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा, आंसर लगा दो। भाई एलसीएम लोगे तो संख्याएं क्या आएंगी निकल के, 12 गुणे में 13 और 12 गुणे में 15, क्योंकि तभी तो हमारा एचसीएफ 12 हो पाएगा। तो 12 का मल्टीपल चेक कर लिया। अगला सवाल, कंचन ने साधारण ब्याज की समान दर पर 2 वर्षों के लिए 10,000 और 4 वर्षों के लिए इतने उधार दिए। कंचन को प्राप्त कुल ब्याज इतना है, जो ब्याज की दर कितनी होगी? तो कुछ नहीं भाई, सिंपल सा एक चीज बताओ, यहाँ पर अगर फार्मूला लिखते पीआरटी अपॉन में 100, आर कॉमन आ जाता हर जगह थे, 100 आता तो 100 इसको दोनों को काट देता, इसका गुणा किया तो 5 चौकू 20 हो गया। कैलकुलेशन हम प्रॉपर फार्मूले से ही कर रहे हैं, बस आपको दिमाग में ये चीजें करना है। तो ये यहाँ पर हमारे हिसाब से तो 400 बन गया, 400 बराबर में दे दिया था 2000, तो ये 2 जीरो कट गए, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। और ये पूरी कैलकुलेशन किस पे हुई? फार्मूले पे हुई। वो बैकग्राउंड में दिमाग में है कि ये फार्मूला होता है, ये कट जाएगा, ये आंसर आएगा, बात खत्म। यदि ये गोले का आयतन इतना है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, कर लेते हैं भाई। 6 5 11, 5 4 9, 5 5 10, 5 4 9, 5 4 9, 5 4 9, ये तो हो ही जाएगा। 7 5 12, 5 4 9, आंसर लगा दो। इससे पहले जो एक सवाल आया था उसमें नहीं हो रहा था ऐसा, वहां पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है कभी कभी। तो 4 बटे में 3, पाई का मतलब 22 बटे में 7 हो गया, और आर क्यूब हो जाएगा बराबर में 3808 हो गया। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 की भी मल्टीपल चेक कर सकते थे, 4 की भी डिविजिबिलिटी हमें 2 ही ऑप्शन में दिख रही थी, दूसरे और चौथे में, तो वहां से भी कुछ ना कुछ एलिमिनेशन हो जाता। अब यहाँ पर 11 दूनी 22 हो गया, 11 तिया 33 हो जाएगा, बचा 5 हो गया, फिर 11 पन्ना 55, फिर 3 बचा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 हो गया। 8 से कट जाएगा, 8 छंग 48 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे 8 चौक 32, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ पर 7 तिया 21 हो गया, यानी कि आर क्यू बराबर में 21 की पावर 3 होगी, आर बराबर आ गया हमारा 21। अब 21 मिल गया, 7 तिया 21, यानी कि 154 गुणे में 9 लिख सकते हैं, गुणे में 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है। यहाँ पर 21 कै गुना हो रहा था? 3 गुना, तो एरिया कै गुना हो जाएगा? 9 गुना, क्योंकि इसमें रेडियस का स्क्वायर हो जाता है एरिया में। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना था, 9 चौक 36 हो गया, 15 ने में 135 और 3 138 गुणे में 4, 4 छंग 24 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, और 4 13 चौकू 52 और 13 चौकू 52 और 3 55। अगला सवाल, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा, एक भुजा का माप 17 सेंटीमीटर और विकर्ण का माप 16 सेंटीमीटर है? देखो सिंपल सी बात है, विकर्ण दिया गया तो समचतुर्भुज और स्क्वायर, केवल आपके 2 ही चतुर्भुज ऐसे हैं जो हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं और उनके विकर्ण बराबर होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर देखो भुजा की 17 दे दी थी और बराबर यानी कि ये 8 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 8 15 17 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर हम इसका एरिया लिखते तो d1 इंटू में d2, क्या लिखना था भाई? एरिया निकलना था ना, बटे में 2 हो गया। तो यहाँ पर एक कितना हो गया? 16 हो गया, दूसरा कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30 हो जाएगा, बटे में 2 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 8 3 24, 240 आंसर। अगर नहीं भी फार्मूला याद है तो यहाँ से भी निकल आएगा, 1 बटे में 2, 8 गुणे में 15, और ऐसे कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 4 त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ से भी आ जाएगा। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो x बराबर 0 रखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देखो, यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, माइनस का 6, सभी ऑप्शन अलग हैं, तो यहाँ पर भी पुट कर दो 0, ये 0 हो गया। 1 प्लस का 1 इधर करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हमें माइनस का 6 आंसर चाहिए। अगला सवाल, वर्ष 2021 में लगाए गए नीम के पेड़ों की संख्या और 2022 में लगाए गए सनोवर के पेड़ों की संख्या का अनुपात क्या है? सबसे पहले 2021 में पहुंचे, फिर नीम के पेड़ पे पहुंचे, फिर सनोवर पे पहुंचे। 5:7 आना चाहिए था, लेकिन क्या कर रहा था? 2022 में लगाए गए। अच्छा 2022 की बात कर रहा तो भैया ये लो, यानी कि 5:9 आंसर आ गया। अगला सवाल, 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 kg है। जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी होती है। नए विद्यार्थी का औसत वजन क्या है? अब एक चीज बताओ, जो नया छात्र आया है उसने एवरेज में वृद्धि की है, कमी की है, यानी कि वो ये तो कंफर्म हो गया इससे कम लेके आया। अब कितने की कमी हुई भाई? 50 लोगों में 500 ग्राम की कमी हुई। तो सबसे पहले तो इसको 1000 से डिवाइड किया, ये इतने किलोग्राम की कमी हुई। लेकिन ये कितने लोगों में हुई? 50 लोगों में। तो टोटल यही तो हमें घटाना था, तो यहाँ से 25 हम घटा देंगे तो 50 से 25 25 बचता, 3 और जोड़ दो यानी कि 28 आ गया। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से किस संख्या को 6, 8, 9 से विभाजित करने पर 6, 8, 9 के महत्तम समावर्त के बराबर शेषफल प्राप्त होता है। यानी कि इनका सबका अगर हम देखते तो हमारे पास कुछ क्या आ रहा है, महत्तम समावर्त 1 आ रहा है। भाई 9 में इन दोनों में कुछ कॉमन है, 8 में तो कुछ नहीं, इसमें जरूर 3 मिल जाएगा। यानी कि हमें एक अगर इसमें से घटा दें तो 290, एक घटा दें तो 505, एक घटा दें तो 432, एक घटा दें तो 574। बात समझ में आ गई। अब इसको डिवाइड करके देख लो, इससे पूछ सारे तीनों से कटना चाहिए। सबसे पहले 9 की डिविजिबिलिटी, ये चला गया, ये चला गया, और 4 3 7 2 9 हो गया, 7 5 12 4 16, ये चला गया आंसर। क्योंकि अब हमने घटाकर लिख लिया है तो वो इन तीनों से प्रॉपर डिविजिबल वो नंबर होगा। अगला सवाल, एक मेगा स्टोर में निम्नलिखित डेटा दिए गए थे, वर्षों की खरीद इकाई को दर्शाता है। 2015 से 2020 तक खरीदी गई कुल इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। 2015 से 2020 यानी कि 2015 से 2020 की बात कर रहा था, और टोटल की देखो यहां से इनकी अगर टोटल देखते तो 8 हो गया, इधर 5 5 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 7 और 4 11 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया। यहाँ पर देखते टोटल हो गया 1 और 3 और 3 6, फिर 8 5 13 और 3 16, और हासिल लगा 1, यानी कि इतना आ गया। अब इनका अगर हम देखते तो कितना बड़ा भाई, 11 से 8 गया तो 3 हो गया, इधर 5 बच गया, 6 से गया 5, किससे बड़ा 2108 से, गुणे में कर देंगे 100। अब देखो पूरा तो जा नहीं रहा, ऑप्शन में भी हमने देख लिया कि 2 नंबर तक हमें कर लेंगे, हमारा आसानी से आंसर आ जाएगा, कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। 55300 हो गया, तो 2 बार तो भाग जाना ही जाना है, नहीं तो कटेगा ही नहीं। फिर यहाँ पर किया तो 2 8 2 8 16 हो जाएगा ना, 21 दूनी 42 हो गया। तो 10 से 6 गया 4 हो गया, 2 से 1 गया 1 हो गया, 5 से 2 गया तो 3 हो गया, 5 से 4 गया 1 हो गया। फिर उतारा लेंगे 0। अब सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें क्या लिखा, 2 के बाद 6 लिखा है, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 13 से कम आ रहा, फटाफट करके देख लो, 6 8 48, 6 कम 6, 6 दूनी 12, कम आ गया तो आंसर लगा दो, बात खत्म। अगला सवाल, एक औसत परिवार का मासिक बजट निम्न तालिकाओं में दिया गया है। वस्त्रों पर खर्च किए गए मासिक बजट का प्रतिशत कितना है, यानी कि वस्त्रों पर इतना किया गया है तो 2000 बटे में टोटल कितना हो रहा है, 8 2 10 6 16 4 20 हो रहा, तो आपको देखते ही लिख देना था 10% हमारा कहीं ना कहीं से निकल आएगा। अगला सवाल, ए बी और सी का औसत वजन 77 kg है। यदि ए और बी का औसत वजन इतना है, बी और सी का औसत वजन इतना है, तो बी का वजन पूछा है। अब यहाँ पर देखो जो पूछा गया है वो कहीं ना कहीं डबल लिखा है, कहीं पर बिल्कुल लिखा है, तो इन दोनों को जोड़ लो, 68 प्लस का 83, 8 3 11, हासिल लगा 1 हो गया, 8 7 15, 77 यहाँ से घटाना पड़ेगा। उससे पहले आपको याद क्या रखना है, केवल इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसा क्यों किया भाई, देखो a प्लस बी जब आप लिखते तो यहाँ पर क्या करते, 68 गुणे में 2 करते, b प्लस सी जब आप लिखते तो क्या करते, 83 गुणे में 2 करते। अब फिर इनको जोड़ते तो 2 कॉमन लेके 68 प्लस का 83 करते, ठीक है। अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी करते तो क्या करते, 77 गुणे में 3 करते, तो इसलिए ये ऐसा होता है। लेकिन ये देखो अब बात वही है, बेसिक से ही किया है, लेकिन प्रैक्टिस है तो ऐसे डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, तो ऐसा आपको भी करना पड़ेगा। अगला सवाल, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य इतना है तो सोफा सेट का अंकित मूल्य बताइए। भाई अंकित मूल्य ये रहा, इस पर 25% की छूट देंगे तो 3/4 हो गया। फिर अतिरिक्त छूट देता है कि 15% की, तो 15% की अतिरिक्त छूट का मतलब 85% की चीज रह गई, ये हो गया 12 75 0। तो इधर करेंगे सबसे पहले 3 चौकू 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 17 पना 85 हो गया, 17 दूनी 34 हो जाएगा, कटेगा क्या, बिल्कुल 17 पना 85, 55 25 हो गया। कहीं 5 लिखा दिख रहा है क्या, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो फिर यहाँ पर ये 4 बचा हुआ तो है, तो 2 दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब इस सवाल को देखो, आपको या तो वैल्यू पुटिंग करके कर लो, ठीक है, या तो आप नॉर्मली कर लो। वैसे क्या कर सकते थे, एक 1 1 रख सकते थे, बिल्कुल 1 1 रख दो, हाँ ये भी ठीक रहेगा। वैसे तो फार्मूला लग रहा था, मुझे लग रहा है a² - b² का फार्मूला लग जाएगा, सब जगह 1 रख दो, तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इसके अलावा 1 में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1, प्लस में 1 में 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस में 1 हो गया, प्लस में 4 और 1 में 4 माइनस का 1 हो गया। तो यहाँ पर देखो 1/3 प्लस का 1/3 प्लस का 1/3, जिसे लिख सकते हैं हम क्या, 3/3। आंसर क्या आ गया, 1 आ गया।
कभी भी नीचे नंबर देखो तो आपको सोचना चाहिए वैल्यू पुटिंग वैसे बेस्ट रहती है, लेकिन तरीका आना चाहिए। अगर आप ये वैल्यू पुटिंग से कर लेंगे, निश्चिंत होकर नहीं बैठना है, हो सकता है कुछ ऐसा पूछ दे कि आप नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ ध्यान रखा करो। चलो फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।